हेलो दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हम लोग घटना सार के अर्धवार्षिकी करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंतर्गत वन लाइनर करंट अफेयर और राष्ट्रीय करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को कवर करेंगे, जिसमें इन 6 वर्षों में 6 महीनों में जो भी नए अपडेट हुए हैं या फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी घटनाएं हुई हैं उनको इसमें कवर किया जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा। आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। आप लोगों का सपोर्ट ही हम लोगों के लिए जो है बहुत ज़्यादा मायने रखता है, या कह सकते हैं कि आप लोगों का लाइक ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें। चलिए इसी के साथ देखते हैं। संघाई सहयोग संगठन का जो 22वां क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन है वह 15 से 16 सितंबर 2022 के मध्य उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया था। और इसी के साथ ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सहित सीएसओ के एससीओ के सदस्य देशों के शीर्ष नेताओं ने इस सम्मेलन में भाग लिए थे। इस शिखर सम्मेलन से अलग पीएम मोदी ने एससीओ सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की थी, और इसी कड़ी में वह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जायोव से भी अलग बात की थी। वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात करें तो एससीओ सदस्यों ने वर्तमान वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए साथ मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की है। यूक्रेन रूस संघर्ष पर जो है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक वक्तव्य दिया गया था कि यह युद्ध का दौर नहीं है, जो बहुत ज़्यादा चर्चा में था। बाकी जो है जलवायु परिवर्तन पर भी बातचीत हुई है। जलवायु परिवर्तन पर एक संयुक्त बयान के तहत सदस्य देशों द्वारा अच्छे पड़ोस, दोस्ती और सहयोग पर सहमति व्यक्त की गई है। मैन्युफैक्चरिंग, जन केंद्रित विकास मॉडल, स्टार्टअप और इनोवेशन, वैश्विक आर्थिक सुधार, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, पर्यटन, पारंपरिक औषधि केंद्र, इन सारे विभिन्न मुद्दों पर खुल कर के बहस हुई है। वाराणसी एससीओ की सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी। आपको पता होगा कि जैसे वाराणसी शहर को शिखर सम्मेलन के दौरान ही, ये जो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, इसी दौरान ही इसको एससीओ का सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। यह इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और 2022-23 के लिए समूह की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में इसको समर्थन दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। और इसमें जैसे जिस देश में एससीओ की बैठक होती है और जिस शहर में होती है, वहाँ पे एक सामूहिक, क्या कह सकते हैं कि साझा वक्तव्य दिया जाता है, जिसे उस, जैसे यदि भारत में एससीओ की मीटिंग हो और दिल्ली में उसका आयोजन हो रहा है, तो उसमें जो वक्तव्य, साझा वक्तव्य दिया जाएगा, उसे दिल्ली घोषणा पत्र के नाम से जाना जाएगा। वैसे ही समरकंद में इसका आयोजन हुआ था और उसे समरकंद घोषणा के नाम से जो दस्तावेज प्रकाशित हुआ है, या लोगों का वहाँ पे जो लीडर एकत्रित हुए थे, उनका जो सामूहिक बयान है, उसको समरकंद घोषणा पत्र के नाम से जाना गया है, या फिर से नाम दिया गया है। एससीओ दुनिया भर में आतंकवादी कृत्यों की निंदा किया करता है और आतंकवाद का समर्थन करने वाली स्थितियों को खत्म करने का संकल्प भी लेता है। भारत जो है 2023 में एससीओ की मेज़बानी करेगा, यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2023 में इसके द्वारा मेज़बानी की जाएगी और यह एससीओ का 23वां शिखर सम्मेलन होगा, ठीक है। और भारत ने एससीओ की अगली अध्यक्षता उज्बेकिस्तान से ग्रहण की है। अभी उज्बेकिस्तान से जो है इसकी अध्यक्षता भारत को प्राप्त हुई है। नेक्स्ट देखिए,
जैसे 4 देशों अफ़गानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया को एससीओ में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। इसमें ये पूछ सकता है अफ़गानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया। वहीं 6 देश जो हैं जैसे अज़रबैजान, अर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की, श्रीलंका को एक संवाद भागीदारी राष्ट्र के रूप में, डायलॉग पार्टनर के रूप में इनको इसका दर्जा दिया गया है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? एससीओ का मुख्यालय बीजिंग में है। इसमें सदस्यों की बात करें, इसके सदस्य 8 हैं, अस्थायी सदस्य 8 हैं और 41% से ज़्यादा आबादी रहती है। इन 8 देशों में विश्व की 41% से ज़्यादा आबादी रहती है। और यह एससीओ जो समूह है वह वैश्विक जीडीपी में 30% का योगदान एससीओ द्वारा किया जाता है। और यह दुनिया के 4 परमाणु शक्ति संपन्न देश जैसे रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान यह शामिल है इसमें। नेक्स्ट देखिए मानव विकास सूचकांक। 8 सितंबर 2022 को यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक 2021-22 जारी किया गया और भारत 191 देशों में 132वें स्थान पे है। मानव विकास सूचकांक में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है, नॉर्वे दूसरे, आइसलैंड तीसरे, हांगकांग चौथे स्थान पे है। और न्यूनतम स्थान की बात करें तो बुरुंडी दक्षिणी सूडान जो है वह नीचे से 191वें स्थान पे है, मतलब अंतिम स्थान पे है। और 190वें स्थान पे चांड है। मानव विकास सूचकांक जो है यह 4 संकेतकों या 4 मापदंडों पर आधारित है जिसके आधार पर यह गणना करता है। जैसे जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष कितने हैं, ये स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। इन 4 संकेतकों के आधार पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो जारी किया जाता है। और इसमें भारत की स्थिति की बात करें तो 2021 में भारत को 0.633 अंक की गिरावट आई थी 2021 में भारत के रैंक में। और इसके अलावा भारत में स्कूली शिक्षा की अपेक्षित वर्ष 11.9 वर्ष हैं और स्कूली शिक्षा की औसत वर्ष हैं कितना 6.7 वर्ष। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जो है वह 5.25 लाख रुपए है। भारत में जो जीवन प्रत्याशा है वह 71 वर्ष से घट करके 2020 में 71 वर्ष था, जो घट करके 21 में 68.8 वर्ष हो गया है। जिसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण कोविड-19 भी है। और 2019 में एचडीआई इंडेक्स में 0.645 से लेकर के 21 में 0.633 अंक तक की गिरावट आई है। नेक्स्ट देखिए, यदि एचडीआई इंडेक्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के थीम की बात करें तो इसकी थीम है अनिश्चित समय, अनसुलझा जीवन, परिवर्तन में एक दुनिया में हमारे भविष्य को आकार देना। यह इसका थीम वाक्य है। अफ्रीकी देश अंगोला की खादान से दुर्लभ गुलाबी हीरा प्राप्त हुआ है। ऑस्ट्रेलियाई खनन, यह जो है अंगोला में एक खदान से 170 कैरेट का दुर्लभ शुद्ध गुलाबी हीरा प्राप्त हुआ है, जो पिछले 300 वर्षों में मिलने वाला अब तक का सबसे बड़ा गुलाबी हीरा है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया खनन कंपनी लुकापा डायमंड और उसके सहयोगियों ने अंगोला की लूलो खदान से दुर्लभ पत्थर की खोज की और इसे लूलू रोज यानी लूला का गुलाब नाम से भी जाना जाता है, अभी से इसका नाम दिया गया है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देखिए 70 वर्षों तक ब्रिटेन पर शासन करने वाली महारानी एलिजाबेथ का निधन हो गया। यह जो है अब तक सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महारानी है, जो 96 साल की थी। उन्होंने 70 वर्ष तक ब्रिटेन पर राज किया था और 1952 में राजगद्दी पर बैठी। उनके निधन पर कई देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने इनके शोक समारोह में भाग लिया था। इनका जो अंतिम संस्कार है वह 19 सितंबर 2022 को एक शाही परंपरा के अनुसार वेस्टमिंस्टर वेवे उनके पति प्रिंस फिलिप के बगल में इनको दफनाया गया है और इसमें भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी हिस्सा लिया था।
वो आपको बता दें कि महारानी एलिजाबेथ का जन्म 21 अप्रैल 1926 को हुआ था और वह 7 दशक से ब्रिटेन की महारानी के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रही हैं और उन्होंने लंबे समय तक इस अहम परंपरा को निभाया था। वह यूके समेत ब्रिटेन सहित कुल 14 अन्य देशों की महारानी हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, उसमें न्यूजीलैंड हो गया, जो राष्ट्रमंडल देश से कहलाते हैं, उसमें भारत भी राष्ट्रमंडल देश में आता है। लेकिन भारत जो है महारानी को न मान करके भारत स्वतंत्र राष्ट्र है, जहाँ पे महारानी का शासन न हो करके राष्ट्रपति होता है। जबकि ऑस्ट्रेलिया वगैरह में आज भी महारानी ही सत्ता के सर्वोच्च, मतलब सबसे ऊपरी पायदान पर महारानी ही होती, उन्हीं को मानते हैं। नेक्स्ट देखिए, 26वां राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन की बैठक जो है 20 से 25 जून 2022 तक किगाली, रवांडा में आयोजित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि 26वां राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो रवांडा की राजधानी किगाली में किया गया था, जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें भाग लिए थे। और इस शिखर सम्मेलन का जो विषय है, थीम है, वो है डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर, कनेक्टिंग, इनोवेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग। राष्ट्रमंडल 54 देशों का एक स्वैच्छिक राजनीतिक संगठन है, जिसकी स्थापना 1949 लंदन में या लंदन घोषणा पत्र के माध्यम से की गई थी। इस संघ के अधिकांश देश ब्रिटेन साम्राज्य के उपनिवेश थे, जिसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। 2024 में चोगम के 27वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है वह सामोआ द्वारा की जाएगी, जो प्रशांत देश में स्थित है। ठीक है, प्रशांत देश है जिससे यह मेजबानी मिली है या दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, भारत की जलवायु प्रतिज्ञाओं की महत्वाकांक्षा में चौथा और अनुपालन में 5वां स्थान है। वैज्ञानिक पत्रिका नेचर क्लाइमेट चेंज में सितंबर 2022 को प्रकाशित नए अध्ययन के अनुसार पेरिस समझौते के लिए भारत को अद्यतन जलवायु प्रतिज्ञा के अनुपालन में 5वां, महत्वाकांक्षी और चौथा स्थान दिया गया है। अनुपालन में 5वां स्थान दिया गया है और महत्वाकांक्षा में चौथा स्थान दिया गया है। और इस रिपोर्ट में 8 देश अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील सहित यूरोपीय संघ भी इसमें शामिल था। जिसमें देखिए अनुपालन की श्रेणी में पहले स्थान पे यूरोपीय यूनियन है और भारत 5वें स्थान पे है। और महत्वाकांक्षा की श्रेणी में इसमें भी यूरोपीय यूनियन पहले स्थान पे और भारत इसमें चौथे स्थान पे है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, लीज ट्रस ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। 6 सितंबर 2022 को इन्होंने शपथ ग्रहण किया था और यह ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित है। और इन्होंने भारतवंशी ऋषि सुनक को 20,000 से ज़्यादा मतों से पराजित करके यह पद जो है प्रधानमंत्री का पद प्राप्त किया है। और इसी के साथ ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनी ट्रस ने चुनाव नतीजों की घोषणा के बाद कंजर्वेटिव सदस्यों से कहा, हम नतीजे देंगे, नतीजे देंगे और नतीजे देंगे। अच्छा, कैबिनेट में भारतवंशी सुएला ब्रेवरमैन और आलोक शर्मा को फिर जगह मिली है, लेकिन ऋषि सुनक के समर्थक शैलेश वारा को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। कैबिनेट के शीर्ष 4 नामों में गृह मंत्री नियुक्त की गई सुएला ब्रेवरमैन गोवा तमिल मूल की हैं और नए जो वित्त मंत्री बने हैं क्वासी क्वार्टेक और विदेश मंत्री जेम्स क्लीवरली अश्वेत हैं। आगरा के मूल निवासी आलोक शर्मा जलवायु सम्मेलन COP26 के अध्यक्ष बने रहेंगे। तो इसमें आप लोग याद रखने के दृष्टि से क्या इम्पोर्टेंट है, जैसे ये जो गृह मंत्री बनी है यह इम्पोर्टेंट है, सुएला ब्रेवरमैन जो भारतीय मूल की हैं, इन्हें गृह मंत्री बनाया गया है। आलोक शर्मा जो जलवायु सम्मेलन COP26 के अध्यक्ष बने हैं, ये जो है इम्पोर्टेंट है। बाकी नेक्स्ट देखिए, स्कॉटलैंड सरकार पीरियड प्रोडक्ट निःशुल्क उपलब्ध कराने वाली दुनिया की पहली सरकार बनी है। यह इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। स्कॉटलैंड सरकार जो है पूरे विश्व में पीरियड पैड जो है या पीरियड प्रोडक्ट को निःशुल्क कराने वाली या उपलब्ध कराने वाली विश्व की पहली सरकार बन गई है और यह अगस्त 2022 में इसे लागू किया गया है।
जो एक अच्छा कदम आप बोल सकते हैं, और पूरे दुनिया में या फिर से हर देश को ऐसे प्रभावी अच्छे कदम उठाने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटा सेट 2021। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड ने अपना वार्षिक वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटा सेट 2021 जुलाई 2022 में इसे प्रकाशित किया था, जिसके तहत ये प्रावधान इसमें किया गया है कि इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे 2021 में दुनिया के हवाई अड्डों ने 4.6 बिलियन यात्रियों को समायोजित किया था, जिसमें 2020 में 28.3% की वृद्धि हुई है, जबकि 19 में गिरावट आई थी, जिसका एक मुख्य कारण हम कोरोना को मान सकते हैं, जिसके बाद एक देश से दूसरे देश जाने के लिए सारी फ्लाइटें जो हैं बंद कर दी गई थी। और दुनिया में व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 13वें स्थान पर है, और 2020 में यह 16वें स्थान पर था। मतलब कि 3 स्थानों की इसमें सुधार हुआ है, मतलब इसी का प्रयोग लोग जो है आवागमन के लिए ज़्यादा कर रहे हैं। और दुनिया के शीर्ष 5 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की बात करें तो पहले स्थान पे है अटलांटा, जो अमेरिका का हवाई अड्डा है। दूसरे स्थान पर डलास फोर्थ, यह भी अमेरिका का ही है। डेनवर अमेरिका, शिकागो अमेरिका, लॉस एंजिल्स ये भी अमेरिका का है। और 13 स्थान पे आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा आता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 5 स्थानों पर अमेरिका ही है, और भारत का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा 13वें स्थान पे है। जो उसके पहले किस स्थान पे था, उसके पहले 15वें स्थान पे था। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। 28 जुलाई 2022 को एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार के रूप में मान्यता दिया गया, और भारत ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान भी किया था। ये प्रस्ताव जो है इस बात की पुष्टि करता है कि मानव अधिकार को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण के सिद्धांतों के तहत बहुपक्षीय पर्यावरण समझौतों के पूर्ण कार्यान्वयन व कानूनन की आवश्यकता है। नेक्स्ट देखिए, जर्मनी ने लॉन्च किया दुनिया का हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन। 24 अगस्त 2022 को जर्मनी ने हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया है, जो 15 डीजल ट्रेनों की जगह लेगा। और फ्रांसीसी कंपनी एल्स्टॉम द्वारा निर्मित की गई है कॉरिडोर। नेक्स्ट देखिए, ब्रिक का 14वां शिखर सम्मेलन 5 देशों का समूह, जिसे ब्रिक के नाम से जाना जाता है, इसका 14वां शिखर सम्मेलन 23 से 24 जून के मध्य चीन की मेज़बानी में संपन्न हुआ था, और यह वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुआ था। और 5 देशों के शासक प्रमुखों में जैसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, और अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, यह लोग जो है भाग लिए थे इसमें। इसके थीम की बात करें तो इसका थीम था फॉस्टर हायर क्वालिटी ब्रिक पार्टनरशिप यूजर इन ए न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। ये याद रखिएगा, एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन इससे बन जाता है। ब्रिक पहचान की बात करें, इसको मजबूत करने के लिए, ब्रिक्स को मजबूत करने के लिए या फिर से इसकी पहचान को वैश्विक स्तर पर और उभारने के लिए ब्रिक्स रेलवे रिसर्च नेटवर्क के लिए ऑनलाइन डेटाबेस की स्थापना और एमएसएमई के बीच सहयोग मजबूत करने का आह्वान किया गया। किसके द्वारा किया गया? भारत द्वारा। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने प्रारंभिक संबोधन में अमेरिका और पश्चिमी देशों पर तीखा प्रहार किया था। अच्छा, और इस सम्मेलन के समापन पर बीजिंग घोषणा पत्र भी जारी किया गया था। तो और 2023 की बात करें, देखिए वर्ष 2023 में ब्रिक के 15वें शिखर सम्मेलन की मेज़बानी साउथ अफ्रीका द्वारा की जाएगी। ठीक है, इसको याद रखने का एक, जैसे अगर एक आप लोगों को याद है कि ब्रिक शिखर सम्मेलन की इस बार अध्यक्षता किसने की है? चीन द्वारा। जैसे इस बार चीन द्वारा की गई है। चीन के बाद क्या है? एजस है। तो चाइना के बाद साउथ अफ्रीका आ जाएगा। साउथ अफ्रीका के बाद फिर ब्रिक की अध्यक्षता कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा। ब्राज़ील के बाद फिर कौन करेगा? रसिया। उसके बाद फिर इंडिया। मतलब अपने नाम के अकॉर्डिंग जो है इसकी अध्यक्षता देशों द्वारा की जाती है या फिर से इसके सदस्य देशों द्वारा की जाती है। ठीक है,
तो चाइना 2022 में इसकी अध्यक्षता किया था, 2023 में साउथ अफ्रीका करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसमें किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, G7 सदस्य देशों का जो 48वां शिखर सम्मेलन है, यह जर्मनी में किया गया था और जर्मनी की चांसलर ओलाफ सोल्जे की मेज़बानी में इसका आयोजन किया गया था। कब से? 27-28 जून 2022 के मध्य। ठीक है, जिसमें G7 सदस्य देशों के प्रमुख जो हैं वह भाग लिए थे, जैसे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इसमें शामिल हुए थे। और भारत जो है, भारत को विशेष आमंत्रण में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके अतिरिक्त कौन कौन गया था, मतलब इन लोगों को जो G7 के सदस्य नहीं हैं उनको विशेष आमंत्रण के माध्यम से बुलाया गया था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति एल्बर्टो फर्नांडिस थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी सॉल और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इसमें शामिल थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसमें देखिए, चीन की महत्वाकांक्षा जो BRI प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसको टक्कर देने के लिए G7 देशों ने संपूर्ण विश्व में अगले कुछ वर्षों में ढांचागत परियोजनाओं के विकास के लिए $600 अरब खर्च करने के एक कार्यक्रम की घोषणा किया, जिनका मुख्य जो मकसद है ना वो यही है कि चीन को कैसे ट्रैगल किया जाए। ठीक है, देखिए, चीन के 2013 में BRI कार्यक्रम की घोषणा कर जिसके तहत 70 देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर इन सुविधाओं को चीन से जोड़ने की बात की गई थी। इसके अतिरिक्त ग्लोबल फूड सिक्योरिटी पर भी एक घोषणा पत्र जारी किया गया। और G7 शिखर सम्मेलन में बेहतर भविष्य में निवेश, जलवायु, ऊर्जा, स्वास्थ्य पर एक सत्र के संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के लिए आगे आने का भी आग्रह किया था। ठीक है, याद रखिएगा। और G7 का जो 45वां शिखर सम्मेलन है जो 2023 में होगा, ये इसकी अध्यक्षता जापान द्वारा की जाएगी, या कह सकते हैं कि यह जापान में प्रस्तावित है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, खुब्सगुल झील जो हाल ही में चर्चा में रहा था, यह देखते हैं, यह मंगोलिया में स्थित है। ठीक, और इसे राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व विश्व नेटवर्क में जोड़ा गया है, जिस वजह से यह चर्चा में था। और यह निर्णय कहाँ लिया गया था? फ्रांस के पेरिस में इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो हुआ था, यहाँ पर इसको शामिल करने का निर्णय लिया गया था। और खुबसुल झील जो है, यह मंगोलियाई प्रांत खुब्सगुल में रूसी सीमा के पास स्थित है और यह झील मंगोलिया के मीठे पानी का 70% हिस्सा कवर करता है। सोच सकते हैं कि एक झील द्वारा किसी देश की आधी से ऊपर आधा से ज़्यादा जो है हिस्सा कवर किया जा रहा है, तो वह कितना इम्पोर्टेंट होगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो यह मंगोलिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है और यह झील समुद्र तल से लगभग 1645 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, और यह बैकाल झील से लगभग 200 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। तो याद रखिएगा, ऐसे सीधे सीधे पूछ सकता है कि यह झील जो है किस देश में है, तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल लिवेलिटी इंडेक्स 2022, यह विश्व में रहने योग्य अच्छे शहरों की रैंकिंग है, जिसे ग्लोबल लिवेलिटी इंडेक्स के आधार पर है। और ये जारी किया किसके जाता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, यह इंपॉर्टेंट है। तो इसे EIU अर्थात इकोनॉमिस्ट ग्रुप द्वारा इसे जारी किया जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी या फिर यूनिट द्वारा इसे जारी किया जाता है, जिसके तहत टोटल 173 शहरों के लिए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स का आकलन किया गया है। और इसमें भारत के 2 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें दिल्ली और मुंबई शामिल है। और दिल्ली को जहां 112वां स्थान प्राप्त हुआ है, मुंबई वहीं 117वें स्थान पे है। ठीक है, रहने योग्य शहरों के मामले में। और यदि सबसे अच्छा रहने योग्य शहरों की बात करें तो उसमें ऑस्ट्रिया का वियना शहर जो है वो पहले स्थान पर है, यह रहने के लिए सबसे अच्छा शहर माना जाता है। और दूसरे स्थान पर डेनमार्क का कोपेनहेगन है, तीसरे स्थान पर स्विट्ज़रलैंड का ज्यूरिख है, चौथे स्थान पर कनाडा का कैलगरी है और 5वें स्थान पर कनाडा का ही वैंकूवर शहर है। ठीक है,
तो इसमें भारत के 2 शहर शामिल हैं, याद रखिएगा। और रहने के लिए सबसे कम उपयुक्त 10 शहरों की बात करें, सबसे खराब रहने के लिए शहर में सीरिया की राजधानी जो दमिश्क है वह आती है, फिर नाइजीरिया का शहर लागोस आता है, और उसके बाद जो है लीबिया का त्रिपोली, मतलब अंतिम स्थान पे सीरिया का दमिश्क है, ठीक है, याद रखिएगा। पहले स्थान पे ऑस्ट्रिया का वियना, और अंतिम स्थान पे सीरिया का दमिश्क, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें बांग्लादेश की राजधानी ढाका को 2022 की सूची में सबसे निचले 10 शहरों में नीचे से 7वें अर्थात 100 ओवरऑल रैंकिंग में 166वें स्थान पर रखा गया है, और पाकिस्तान के कराची को 168वें स्थान पर रखा गया है, ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022, यह इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है, और 2022 के ग्लोबल पीस इंडेक्स में टोटल 163 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत 135वें स्थान पे है, ठीक है, जो भारत के लिए बहुत ही गंभीर मामला है। इसमें देखिए, विश्व का सबसे शांत देश की बात करें तो आइसलैंड इसमें पहले स्थान पे है, न्यूजीलैंड दूसरे, और आयरलैंड तीसरे स्थान पे है, ठीक। और सबसे निचले स्थान पे बात करें या सबसे अशांत देश वह है अफ़गानिस्तान, 163वें लास्ट स्थान पे, और 162वें स्थान पे यमन है, 161वें स्थान पे सीरिया है। अन्य देशों की बात करें, इसमें जर्मनी आपका 16वें स्थान पे है, यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पहला लास्ट और भारत का स्थान या भारत का जो रैंक है वह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यही अगर 3 याद रखते हैं तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। इसमें जो है देखिए, भारत 135वें स्थान पे है, भूटान 19वें स्थान पे है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022, यह विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से येल कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाता है, और इनके कुछ मानक हैं, जैसे वायु प्रदूषण, पेयजल गुणवत्ता और वृक्षाच्छादन। 3 मानकों के आधार पर पर्यावरण निष्पादन सूचकांक इनके द्वारा जारी किया जाता है, और 2022 की यह एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट जो है जून 2022 में जारी की गई थी, जिसमें कुल 180 देशों को शामिल किया गया, ठीक है। और इसमें सबसे चिंता की बात ये है कि भारत को इसमें सबसे निचले स्थान पे मतलब 180वें स्थान पे रखा है, और जिस कारण भारत सरकार द्वारा इसका विरोध भी किया गया था, क्योंकि देखा है तो भारत रिन्यूएबल एनर्जी को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, और भारत इसमें अपने जो रिन्यूएबल एनर्जी है या फिर से इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन उस पर बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है, उसके बावजूद भी भारत का स्थिति या फिर से रैंक इतना नीचे आना ये सोचने वाली बात है, इसलिए भारत सरकार द्वारा इसका विरोध भी किया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि भारत इसमें इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 180 देशों में अंतिम 180वें स्थान पे है, ठीक है। इसमें अन्य देशों की रैंक की बात करें तो डेनमार्क इनमें पहले स्थान पे है, यूके दूसरे, फिनलैंड तीसरे, और माल्टा चौथे स्थान पे है, ठीक है। और सबसे निचले स्थानों की बात करें तो भारत जो है सबसे निचले स्थान पे है, उसके बाद जो है म्यांमार है, फिर वियतनाम है, और 177वें स्थान पे बांग्लादेश, 76वें स्थान पे पाकिस्तान है। भारत के पड़ोसी देशों में अफगानिस्तान 81वें स्थान पे है, म्यांमार 79वें स्थान पे है। नेक्स्ट देखिए, टेक सिटीज द ग्लोबल इंटरसेक्शन ऑफ टैलेंट एंड रियल एस्टेट रिपोर्ट, यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीघ्र प्रौद्योगिकी केंद्रों की इस सूची में चीन के बीजिंग के बाद भारत का बेंगलुरु शहर जो है वह दूसरे स्थान पे, किसमें, द ग्लोबल इंटरसेक्शन ऑफ टैलेंट एंड रियल इस्टेट रिपोर्ट में भारत का बेंगलुरु शहर दूसरे स्थान पे है, और चाइना का बीजिंग शहर जो है वह पहले स्थान पे है, और यह जो है 14 मानदंडों के आधार पर इसमें रैंक जो है दी जाती है। और यह जो है देखिए, बीजिंग के बाद बेंगलुरु, भारत के यदि शहरों की बात करें तो बेंगलुरु,
चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली यह शीर्ष प्रौद्योगिकी केंद्र हैं। ठीक, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, जापान, इक्वेडोर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड यूएनओ के नए अस्थायी सदस्य बने हैं। और यह कब बने हैं? देखिए, जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य बने हैं। इनका चुनाव जो है 9 जून 2022 को हुआ था और इनका कार्यकाल कब तक है? 1 जनवरी 2023 तक इनका कार्यकाल है। ठीक है। माल्टा जो एक पश्चिमी यूरोपीय देश है, जापान एशिया प्रशांत क्षेत्र में स्थित है, इक्वेडोर जो लैटिन अमेरिका कैरेबियाई क्षेत्र में स्थित है, और मोजाम्बिक अफ्रीका क्षेत्र का नेतृत्व करता है। ठीक है। सुरक्षा परिषद में आप लोगों को पता होगा कि इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं, जिनका चुनाव जो है 2 वर्ष के लिए किया जाता है। ठीक है। देखिए, इसके हंगरी की राजनयिक कासाबा कोरोशी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष सर्वसम्मति से 7 जून 2022 को निर्वाचित हुए हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। उसी दिन जो है हंगरी के राजनयिक कासाबा कोरोसी को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र का अध्यक्ष जो है सर्वसम्मति से चुना गया है। ठीक। नेक्स्ट देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। जुलाई 2022 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है और जिसमें जापान को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और इसमें टोटल जो है 193 देश, जापान को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और जापान टोटल 193 देशों में बिना किसी पूर्व वीज़ा के यात्रा कर सकता है। ठीक है, जो एक बहुत अच्छी बात है। और इसमें इक्वेडोर में शामिल 5 देशों में जापान के अलावा सिंगापुर, दक्षिण कोरिया के लोग बिना पूर्व वीज़ा के 192 देशों, जैसे जर्मनी, स्पेन के लोग 190। ये जो है जापान पहले स्थान पे है, जहाँ के लोग 193 देशों में वीज़ा मुक्त आवागमन कर सकते हैं। उसके बाद सिंगापुर, दक्षिण कोरिया आता है, जहाँ के लोग 192 देशों में वीज़ा मुक्त आ जा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और यदि हम भारत की रैंकिंग की बात करें तो 2022 में भारत 87वें स्थान पे है और भारत के लोग टोटल 7 देशों में वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल के द्वारा यात्रा कर सकते हैं। और भारत के साथ अन्य कौन कौन देश शामिल हैं? मैरिडोनिया और ताजिकिस्तान ये भी शामिल हैं, जिनको इन तीनों देशों को संयुक्त रूप से 87वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, और यह 60 देशों में बिना पूर्व वीज़ा की यात्रा कर सकते हैं। ठीक। और भारत के अन्य पड़ोसी देशों की बात करें तो भूटान 93वें स्थान पे है, श्रीलंका 103वें स्थान पे है, बांग्लादेश 104वें स्थान पे है। नेक्स्ट देखिए, नए समूह I2U2 का पहला शिखर सम्मेलन। I2U2 4 देशों का एक समूह है। ठीक है, जिसमें इंडिया है, इजराइल है, USA है और UAE है। I2 मतलब इंडिया और इजराइल, U2 मतलब USA और UAE। ठीक। इसका पहला जो शिखर सम्मेलन है वर्चुअल माध्यम से 14 जुलाई 2022 को किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भाग लिए थे। और फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, इजराइल के प्रधानमंत्री यार लैपिड और UAE की ओर से राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने इसमें प्रतिभाग किया था। और यह जो है I2U2 की परिकल्पना पिछले वर्ष की गई थी। कब? जब इन देशों की विदेश मंत्री 18 अक्टूबर 2021 को मिले थे। और यह एक क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा आधारित संरचना और परिवहन से संबंधित मुद्दों के मामलों में सहयोग के लिए परिकल्पित इस समूह को पहले आर्थिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच नाम दिया गया है। ठीक है, मतलब ये है कि 4 देशों द्वारा मिलकर के साझा उद्देश्य है, साझा जो है आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करना या प्राप्त करने के लिए कार्य करना। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो है 6 क्षेत्र हैं, जिसमें जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा इनकी पहचान की गई है, जिस पर ये लोग परस्पर मिलकर के कार्य करेंगे। ठीक। और खाद्य सुरक्षा पर सम्मेलन में हुई चर्चा में भारत की भूमिका को स्वीकार किया गया है। खाद्य सुरक्षा के लिए लगभग $2 अरब के निवेश से फूड पार्क की स्थापना भारत में की जाएगी। यह इंपॉर्टेंट है कि $2 अरब के निवेश से भारत में एक मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाएगी, जो भारत के लिए अच्छी खबर है। एक का निर्णय लिया गया है क्या कि गुजरात में अक्षय ऊर्जा अर्थात सौर एवं पवन ऊर्जा से 30 मेगावाट
और बैटरी स्टोरेज सिस्टम स्थापित किया जाएगा। और यह I2U2 सदस्य देशों द्वारा मिलकर ये सब किया जाएगा। ठीक। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की नेपाल यात्रा 16 मई 2022 को मोदी जो है नेपाल के लुम्बिनी पहुँचे थे। ठीक। इसमें जो है कुछ 6 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया है, जिसमें क्या है कि भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ICR। नेक्स्ट, और लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय के बीच डॉक्टर अम्बेडकर बौद्ध अध्ययन पीठ की स्थापना से संबंधित समझौता किया गया है। और दूसरा जो है भारतीय अध्ययन पर ICCR पीठ की स्थापना के लिए त्रिभुवन विश्वविद्यालय के बीच सहमति पर हस्ताक्षर की गई है। IIT मद्रास और काठमांडू विश्वविद्यालय के बीच स्नातकोत्तर स्तर पर संयुक्त डिग्री करार किया गया है। भारत जो है वह सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी SJNV लिमिटेड और नेपाल विद्युत प्राधिकरण के बीच 490 मेगावाट की अरुण 4 हाइड्रो परियोजना के विकास और उसे लागू करने के लिए भी समझौता किया गया है। तो ये फोर्स पूछ सकता है कि अरुण 4 हाइड्रो परियोजना जो है किन देशों के बीच है, तो याद रखिएगा भारत और नेपाल के मध्य। ठीक है। और प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर लुम्बिनी में भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सांस्कृतिक विरासत केंद्र की आधारशिला भी रखी थी। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 3 देशों की यात्रा 2 से 4 मई के मध्य की गई थी, जिसमें वे जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस में प्रवास किया था। और जिसमें इस क्रम में पहली बार जो है सबसे पहले जर्मनी गए थे। 2 मई को बर्लिन पहुँचे और वहाँ उन्होंने चांसलर ओलाफ शुल्ज से द्विपक्षीय वार्ता की। और इसके बाद छठी भारत जर्मनी जो अंतर सरकारी गवर्नमेंटल कंसल्टेशन हुई उसमें ये शामिल हुए थे, या उस कह सकते हैं कि उसकी अध्यक्षता की थी। और इस दौरान जो है भारत और जर्मनी के बीच कुल 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया था। याद रखिएगा कि समझौते कौन कौन से हुए वह ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कुल कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया था ये इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा। ठीक है। भारत और जर्मनी के बाद 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया था, जिसमें है हरित और सतत विकास साझेदारी, दोनों विदेश मंत्रालयों के बीच वर्गीकृत सूचनाओं का आदान प्रदान, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, कृषि, इन क्षेत्रों पर जो है इन दोनों देशों के बीच समझौता हुआ था। नेक्स्ट देखिए, इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 जो टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी किया गया है, और यह 28 अप्रैल 2022 को जारी किया गया था। और इस रैंकिंग में भारत के 8 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है, किसमें टोटल शीर्ष मतलब है 300 विश्वविद्यालयों में भारत के 8 विश्वविद्यालय शामिल हैं। और इसमें वेस्ट सिडनी यूनिवर्सिटी जो है वह पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका का विश्वविद्यालय है। तीसरे स्थान पर वेस्टर्न यूनिवर्सिटी कनाडा का विश्वविद्यालय है। और इस साल टोटल 110 देशों के रिकॉर्ड 1524 संस्थानों ने इस रैंकिंग में हिस्सा लिया था। और भारत रैंकिंग में संयुक्त रूप से चौथा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश है, जिसमें कुल 64 विश्वविद्यालय शामिल हुए थे। और यह किसके समान है? तुर्की के समान है। दक्षिण एशिया में अमृता विश्वविद्यालय या विश्व विद्यापीठ को समग्र तालिका में 41वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ओवरऑल प्रदर्शन में 100 में 74वें स्थान पे है। और टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय को देश के सभी केंद्रीय और राज्य सहायता प्राप्त सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। यह इम्पॉर्टेंट है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय केंद्रीय और राज्य सहायता प्राप्त सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में पहले स्थान पे है। ठीक। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण कोरिया CCDCOE में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। यह क्या है? नाटो के कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। नेक्स्ट देखिए, सिपरी की ट्रेड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021
यह एक स्वीडन स्थित थिंक टैंक है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात सिपरी। इसके द्वारा 25 अप्रैल 2022 को ट्रेड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 नामक एक रिपोर्ट जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि भारत का सैन्य खर्च अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरा सबसे अधिक है। और भारत में सैन्य खर्च जो है 2021 में जहां 76.6 बिलियन डॉलर था, जो 2020 से 0.9% अधिक है। और रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि जो सन सिपरी की रिपोर्ट में कहा गया है कि सन 1949 से 21 के वर्षों के लिए देश द्वारा सेना पर किए गए खर्च का आंकड़ा प्रदान किया गया है। और इसके अनुसार 2021 में विश्व जो है सैन्य खर्च पर पहली बार 2113 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। जो सैन्य खर्च है हथियारों पर वह 2113 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। 2021 में विश्व सैन्य खर्च में 2020 की तुलना में 0.7% की वृद्धि देखी गई है, और यह 2012 की तुलना में 12% अधिक है। और 2021 में सर्वाधिक सैन्य खर्च की बात करें तो अमेरिका पहले स्थान पे है, इसके बाद चीन का स्थान आता है, और फिर भारत का स्थान आता है जो तीसरे स्थान पे है। 2021 में विश्व सैन्य खर्च वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 2.2% था। अमेरिका का सैन्य खर्च इतना है जो इसके जीडीपी का 3.5%, और चीन का सैन्य खर्च इसकी जीडीपी का 1.7% है। और भारत का जो सैन्य खर्च है वह इसकी जीडीपी का 2.2% याद रखिएगा। यह वीडियो का लास्ट था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जहाँ कन्फ्यूजन हो वहाँ आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग जो इंटरेस्टेड होंगे पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ने के लिए वो जा कर के डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल। आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।